दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। सर्कुलर मोशन चैप्टर का आज हमारा 11th एपिसोड है एंड पिछले एपिसोड में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। आज का जो एपिसोड है उसमें भी हम उसी की कंटिन्यूटी में आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि अभी तक हम वेलोसिटी को देख रहे थे, तो हमने VA एंड VB जो एब्सोल्यूट वेलोसिटीज हैं उनको हमने कैलकुलेट किया था। जरा देखिए, मैंने आपको बताया था कि VA की वैल्यू जो है वो क्या आएगी। VA इज इक्वल टू VB प्लस ओमेगा क्रॉस R of A with respect to B plus velocity of A with respect to B and this was relative. Similarly हम VB को लिख सकते हैं VB is equal to VA plus omega cross R of B with respect to A plus velocity of B with respect to A relative. ठीक है जी, इस तरह से आप जो है वेलोसिटी ऑफ A एंड वेलोसिटी ऑफ B को लिख सकते हो। ये मेरी एब्सोल्यूट वेलोसिटीज है, ठीक है। अब हमने यहां पे ये देखा था कि जितने भी हमने प्रॉब्लम्स ली थी उनमें ये जीरो बन रहा था। अभी तक हमारे जितने भी प्रॉब्लम हमने सोल्व किए उनमें ये वाला कंपोनेंट नहीं अपीयर हो रहा था। वो इसलिए अपीयर नहीं हो रहा था बिकॉज अभी तक जो आप दो पॉइंट ले रहे थे A एंड B, वो आप एक ही बॉडी के ऊपर ले रहे थे, एक ही रिजिड बॉडी के ऊपर ले रहे थे। और जब भी आप दोनों पॉइंट को एक ही रिजिड बॉडी के ऊपर ले लेते हैं तो R ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B या फिर R ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका कांस्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगर मैग्नीट्यूड मेरा कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, इन दैट केस आपकी ये जो टर्म है ये आपकी जीरो हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है तो ये टर्म अपीयर होगी। तो अभी तक जितने भी सिचुएशन देखी उनमें A एंड B पॉइंट फिक्स थे एक रिजिड बॉडी के ऊपर। अब अगर A एंड B पॉइंट रिजिड बॉडी के ऊपर फिक्स कर दोगे तो बॉडी चाहे वो रोटेट करे चाहे वो ट्रांसलेट करे, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो नहीं बदलती, ये टर्म गायब थी। अब हम ऐसी प्रॉब्लम्स को देखेंगे जहां पे ये मैग्नीट्यूड वेरी करेगा। दूसरा बात करते हैं इस टर्म की। ये टर्म कब अपीयर होती है? ये टर्म दो सिचुएशन में अपीयर होती है। पहली सिचुएशन, अगर मेरी रेफरेंस एक्सिस रोटेट कर रही है, रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस के केस में भी आप जो है इसका इस्तेमाल करते हो, ये टर्म अपीयर होगी। मुद्दा यह है कि कब रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल करना सही होता है, कब हम इस्तेमाल करें तो हमारे लिए सिस्टम इजी हो जाएगा, हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो वो चीजें आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि कब हम रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल करें। तो पहला केस तो ये था। दूसरा केस एक और है, और वो क्या है, जब आपका मैग्नीट्यूड सेम रहे और डायरेक्शन वेरी करे तब भी ये टर्म अपीयर होगी। अगर R ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B या B विद रिस्पेक्ट टू A का मैग्नीट्यूड क्या रहे कांस्टेंट, बट डायरेक्शन बदले उसकी, तो भी ये टर्म अपीयर होगी। ये हमने रिजिड बॉडी के केस में देखा है, समझा है। चलिए, तो अब यहां पे दो चीजें बचती हैं जिनको अपने को समझना। एक, अपने को रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस कब इस्तेमाल करनी है वो समझना है। रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस ये कब इस्तेमाल में लेके आनी है, कब हमें एक्सिस को रोटेटिंग मानना है। दूसरा, सोचिए क्या होगा अगर R ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B या फिर R ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ना सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी वेरी करे। अगर दोनों के दोनों वेरी कर रहे हो, मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है, डायरेक्शन भी वेरी कर रहा है, तब क्या ये टर्म अपीयर होगी कि नहीं होगी? अभी तक आपने जो R ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B या B विद रिस्पेक्ट टू A में देखा है वो दो ही सिचुएशन देखी हैं। एक केस में तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन वेरी कर रही है। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन वेरी कर रही है, तो ये टर्म तो गायब हो जाएगा, ये टर्म प्रेजेंट रहेगी। दूसरे केस में आपने देखा है मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है और मान लीजिए डायरेक्शन मेरी फिक्स्ड है। अगर मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, डायरेक्शन फिक्स्ड है, तो ये टर्म नहीं आएगी, बट ये टर्म अपीयर होगी। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन सिर्फ वेरी हो रही है R ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B या B विद रिस्पेक्ट टू A में, तो फिर ये टर्म अपीयर होगी, ठीक है। लेकिन एक और सिचुएशन खड़ी हो जाती है यहां पे कि मैग्नीट्यूड भी मेरा वेरी कर रहा है, डायरेक्शन भी मेरी वेरी कर रही है, तो ऑब्वियसली ये टर्म तो आएगी क्योंकि ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखती है। बट ये टर्म के ऊपर हम कमेंट कैसे करें कि ये टर्म आएगी कि नहीं आएगी? तो अभी हमारे पास ये दो सिचुएशन बची हुई हैं जिनको अपने को और थोड़ा सा समझना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम कब इस्तेमाल में आती है, क्योंकि ये समझ लिया तो ये अपने आप समझ आ जाएगा फिर, ठीक है। तो चलिए जरा देखिए दोस्तों, रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल हम कब करते हैं। इसके लिए आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि जब किसी रिजिड बॉडी के ऊपर दूसरी कोई रिजिड बॉडी है जो स्लाइड कर रही है, जो चल रही है, जो मूवमेंट में है, किसी रिजिड बॉडी के ऊपर एक और दूसरी बॉडी है जो मोशन में है, ठीक है, और जो जिस रिजिड बॉडी के ऊपर वो मोशन कर रही है, वो ऊपर वाली रिजिड बॉडी,
वो जो मेन रिजिड बॉडी है जिसके ऊपर वो बैठी है, वो मेन रिजिड बॉडी भी अपने आप में मोशन में है। पॉइंट को समझिए। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जरा देखिए, मेरे पास मान लीजिए कोई रोड है, ठीक है, मैं एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं कि यहां पे मेरे पास कोई, ठीक है, और यहां पे मान लीजिए मेरे पास कोई रोड है, ठीक है भाई, ये रोड है, और इसके ऊपर हमने एक स्लाइडर ऐसे सा डाल दिया है। अब देखो, ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, ये जो रोड है वो भी अपने आप में रिजिड बॉडी है भाई। ये इसको ए पॉइंट बोल दो, और इस पॉइंट, इस ब्लॉक को जो सिलेंड्रिकल मैंने जो दिखाया है, जो इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, मैं उसको बी बोल देता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मेन रिजिड बॉडी जिसके ऊपर ये लगा हुआ है, ये रिजिड बॉडी मोशन में है, और इसके ऊपर एक और बॉडी जो रखी हुई है वो भी मोशन में है, वो भी आगे पीछे जा सकती है इस पे। तो ऐसी सिचुएशन में बेहतर ये होगा कि आप रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल करें। अब कैसे रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल होगा वो भी जरा समझ लीजिए। सबसे पहले मैं एक फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस ले लेता हूं। सोचिए, ये मेरी फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस है, आई कैप एंड जे कैप। अब इसकी, इस रोड की आप रोटेटिंग, क्योंकि ये मोशन में है ना ये रोड, और उसके ऊपर ये रोड भी अपने आप में मोशन में है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रोड की जो रेफरेंस एक्सिस मानेंगे वो हम रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस मानेंगे। उसमें आई कैप इधर दिखा दो, जे कैप इधर दिखा दो। आप बोलोगे लेकिन सर एक दिक्कत खड़ी हो जाएगी इससे। क्या दिक्कत खड़ी हो जाएगी बताइए जरा। दिक्कत खड़ी ये होगी, ये पॉइंट मेरा ए है, इसका आई कैप मैंने इधर दिखा दिया, जे कैप इधर दिखा दिया, और जब ये रोड मेरी रोटेट करेगी तो मेरा आई कैप जे कैप इसके साथ साथ रोटेट करेंगे, क्योंकि रोटेटिंग बॉडी के ऊपर एक और बॉडी है जो मोशन में है। तो ऐसी सिचुएशन में रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम लेना काफी फायदेमंद होगा, इजी होगा आपके लिए। आप बोलोगे लेकिन एक दिक्कत खड़ी हो जाएगी सर यहां से। क्या दिक्कत खड़ी होगी? इसका जो हमने जो अभी तक पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जो फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस आप लेते हो, जो फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस आप लेते हो, जो भी बाकी जो रेफरेंस एक्सिस आप ले रहे हो, उनकी जो डायरेक्शन है, जिस इंस्टेंट पे आप उनको एनालाइज कर रहे हो, उस इंस्टेंट पे उनकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो इसके साथ कोइंसिडेंट होनी चाहिए। ऐसा ही पढ़ा है हमने अभी तक, लेकिन यहां पे तो कोइंसिडेंट नहीं है। इस फिलहाल जैसे आपने आई कैप इधर ले लिया, जे कैप इधर ले लिया, और यहां पे आई कैप जे कैप इधर ले रहे हो, बल्कि इसको मुझे आई कैप प्राइम बोलना चाहिए और जे कैप प्राइम बोलना चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहां पे तो आपने नहीं लिया, यहां पे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलिए जरा देखते हैं गड़बड़ कैसे होगी। मुझे वेलोसिटी ऑफ बी लिखना है मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो यहां पे मैं वेलोसिटी ऑफ बी क्या लिखूंगा जरा देखिए। वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, बताइए, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए रिलेटिव। यही था भाई, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब जरा देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एब्सोल्यूट वेलोसिटीज है, किसके रेस्पेक्ट में मेजर की गई है? इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में मेजर की गई है। तो इसका मतलब इनकी जो डायरेक्शन आएगी वो आई कैप या जे कैप की तरफ आएगी। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप बच गए हो। क्यों बच गए हो? क्योंकि ए जो है वो मेरा फिक्स्ड है, इसलिए आई कैप जे कैप की यहां पे जरूरत पड़ी ही नहीं है अपने को। बाकी जितने भी ये आपकी कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हो, इनमें सब में जो भी मेजरमेंट हो रही है वो विद रिस्पेक्ट टू ए हो रही है। तो इसलिए ए की जो रेफरेंस फ्रेम है उनका इस्तेमाल करेंगे। जो ए की रेफरेंस एक्सिस है वो आई कैप प्राइम जे कैप प्राइम है, और वो रोटेटिंग है दोस्तों। इसलिए ये सारे के सारे कंपोनेंट अब जो आएंगे वो आई कैप प्राइम और जे कैप प्राइम में आ जाएंगे। अपने को आई कैप जे कैप की टेंशन लेने की यहां पे जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपकी इधर थी और ये आपने इस जिस इंस्टेंट पे आप एनालाइज कर रहे हो उस इंस्टेंट पे इधर ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन इन जनरल सोचिए, अगर ए भी मूव कर रहा होता किसी पॉइंट से, किसी वेलोसिटी से ए भी मूव कर रहा होता, तब दिक्कत खड़ी हो जाती, क्योंकि ए के जो कंपोनेंट होते हैं वो तो आई कैप जे कैप की तरफ आते हैं, और इनके जो कंपोनेंट आते हैं वो किधर होते हैं? वो आई कैप प्राइम जे कैप प्राइम की टर्म में आते हैं। तो उनको जोड़ना फिर हमारे लिए मुसीबत हो जाता। तो उस केस में सिचुएशन बेहतर ये होती कि जो आप फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस ले रहे हो वो भी जिस इंस्टेंट पे, मान लीजिए इस इंस्टेंट पे मैं इसको एनालाइज करना चाह रहा हूं, तो इस इंस्टेंट पे मेरा आई कैप इधर है और जे कैप मेरा इधर है, इसके मैंने रेफरेंस एक्सिस मान ली है कि, तो फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस भी इधर ही मान लो आप। जिस इंस्टेंट पे इसको एनालाइज कर रहे हो उस इंस्टेंट पे जिधर इसकी एक्सिस है उधर ही आप फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस को मान लो। उससे क्या होगा? उससे ये, अगर ए पॉइंट मेरा मूव कर रहा होगा
अगर ए पॉइंट मेरा मूव कर रहा होगा तो उससे ये होगा कि इसकी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी वो भी आई कैप जे कैप की टर्म में आ जाएगी, और ये जो टर्म है ये भी आई कैप जे कैप की टर्म में आ जाएंगी। जोड़ना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसको जोड़ घटा करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये चीज जो है आप समझिए कि कैसे हम यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस को ले रहे हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ। और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि रेफरेंस एक्सिस रोटेटिंग कब लेते हैं, जब किसी मूविंग सरफेस के ऊपर या मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। जैसे मूविंग रोड थी, इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो रेफरेंस एक्सिस लोगे नीचे वाली बॉडी की, वो आप रोटेटिंग ले सकते हो। इसका फायदा क्या होगा जरा देखिए। आप बोलोगे सर क्यों ले हम ऐसे, ये तो वैसे भी फिक्स्ड है तो इसकी वेलोसिटी तो है नहीं, तो इसको ट्रांसलेटिंग भी ले सकते हो। बिल्कुल ले सकते हो दोस्तों, लेकिन रोटेटिंग अगर आप लोगे तो आपको ज्यादा आसानी पड़ेगी। कैसे आसानी पड़ेगी जरा देखिए। जब ये रोड रोटेट करेगी तो आई कैप भी इसके साथ साथ रोटेट करेगा। इसका मतलब इस ए को जो बी है वो ऑलवेज अलोंग आई कैप नजर आएगा, क्योंकि जैसे रोड रोटेट कर रही है वैसे वैसे इसका आई कैप भी रोटेट कर रहा है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो आएगा उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और एक उसकी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन ऑलवेज उसकी आई कैप की तरफ रहेगी और मैग्नीट्यूड उसका वेरी करेगा, ये आपका वेरी करेगा, लेकिन डायरेक्शन आपकी फिक्स हो जाएगी। आप पॉइंट को समझिए, डायरेक्शन इसकी फिक्स हो जाएगी और मैग्नीट्यूड वेरी करेगा। तो इसका मतलब ये टर्म अपीयर होगी। रही बात इस टर्म की, तो ये टर्म भी अपीयर होगी, लेकिन ये टर्म क्यों अपीयर होगी? क्योंकि इसकी एक्सिस खुद रोटेट कर रही है। एक्सिस के रोटेशन की वजह से ये टर्म भी अपीयर होगी। आई होप आपको समझ आया। तो ऐसा मानने से एक तो ये बड़ी आसानी से लिख सकते हो आप, आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो इजीली लिख सकते हो, क्योंकि बी जो है वो ए के रिस्पेक्ट में अलोंग द रोड ही मूव करेगा, और अलोंग द रोड को हमने ऑलवेज आई कैप की तरफ ले लिया है। अगर रोड मूव कर रही है तो आई कैप भी मेरा मूव कर रहा है उसके साथ साथ। आई कैप ऑलवेज अलोंग द रोड रहता है। जो मेरी रोड है, रोड के अलोंग ही मेरा आई कैप रहता है। तो अगर रोड मूव करेगी तो आई कैप भी मेरा उसके साथ साथ मूव करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा इजीली प्रॉब्लम को सोल्व कर पाओगे, और आपको पता चल जाएगा कि ये टर्म जो है ये भी अपीयर होगी इसके रोटेशन की वजह से, और ये टर्म भी अपीयर होगी। लेकिन अगर यहीं पे आप फिक्स्ड इसको एक्सिस को ले लेते, ट्रांसलेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल करते, तो एक डिफरेंट सिचुएशन बनती दोस्तों। आंसर तो अल्टीमेटली वही आना था, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते उस केस में। कैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते जरा देखिए। अगर मैं आपसे बोलता कि भाई मैंने यहां पे क्या किया है, मेरे पास मान लीजिए ये रोड है, ऐसा सिचुएशन ले लेता हूं मैं, ठीक है, जरा देखिए, और ये पॉइंट फिक्स्ड है मेरा, और ये पॉइंट मेरा ए है, और यहां पे पॉइंट मेरा बी है, और यहां पे एक स्लाइडर लगा हुआ है, ठीक है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, यहां पे मेरी फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस है, ये आई कैप है और ये मेरा जे कैप है। एक आई कैप है, एक मेरा जे कैप है, और ये मेरा ओ पॉइंट फिक्स्ड है। अब जरा देखिए, अब ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है मेरा बी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम इसको रोटेट करेंगे दोस्तों, जब हम ओमेगा से इसको रोटेट करेंगे, मान लीजिए हमने इसके एक्सिस को भी फिक्स्ड मान लिया, आई कैप जे कैप मैंने इसका इधर ही दिखा दिया और इसका इधर दिखा दिया, मैं इनको रोटेट नहीं कर रहा हूं, आई कैप एंड जे कैप को रोटेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। बट ये रोड रोटेट कर रही है और उसके ऊपर ये जो स्लाइडर है ये भी मूव कर रहा है। अब जरा देखो इसमें क्या हो रहा है, अगले इंस्टेंट पे ऑब्वियसली ये घूम के कहीं इधर आ जाएगी रोड, ठीक है, और ये जो स्लाइडर है ये आपका स्लाइड करके थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। तो हो क्या रहा है दोस्तों, हो ये रहा है कि जो आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, ये जो लेंथ है ये आपकी वेरी कर रही है और इसकी डायरेक्शन भी वेरी कर रही है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है, इसकी डायरेक्शन भी वेरी कर रही है, दोनों ही चीजें जो है वो वेरी कर रही हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो पहले जो मैग्नीट्यूड था वो सिर्फ यहां से लेके यहां तक का ही था, अब जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। दूसरा, इसकी डायरेक्शन पहले b विद रिस्पेक्ट टू a की डायरेक्शन इधर थी, अब जो है वो डायरेक्शन भी बदल गई, जबकि आई कैप जे कैप मेरे उधर ही रहे। तो अब जो नई जो बनेगी, नई जो डेल्टा टी टाइम के बाद जो नई जो मेरी आर ऑफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो बनेगा उस वो थीटा पे डिपेंड करेगा दोस्तों, थीटा पे डिपेंड करेगा। और जब उसका डेरिवेटिव लोगे, जो टाइम के साथ जो आप इस पोजीशन को लिखोगे आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए को टाइम के साथ टाइम का फंक्शन लिखोगे तो थीटा पे डिपेंड करेगा, और जब उसका डेरिवेटिव लोगे तो डी थीटा बाई डी टी भी आएगी। इसका मतलब ओमेगा की टर्म एक आएगी, लेकिन कैसे आएगी वो बड़ी मुसीबत वाला काम बन गया है।
ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है और डायरेक्शन भी वेरी कर रही है। तो मैंने आपको बताया था ना, दो सिचुएशन है, एक केस में रेफरेंस एक्सिस रोटेटिंग है और एक केस में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही बदल रही है आर ऑफ ए बी की। दोनों सिचुएशन एक साथ ही जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आप फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस लेते हो तो वहां पे आपको कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि ऐसे केस में रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से कब रोटेटिंग एक्सिस का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अगर किसी रिजिड बॉडी के ऊपर कोई दूसरी बॉडी मूव कर रही है और इटसेल्फ रिजिड बॉडी भी मूव कर रही है, तो ऐसे केस में आप रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल करोगे तो इजी बना लोगे प्रॉब्लम को। अदरवाइज प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। तो आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर वेरी कर रहा है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही वेरी कर रहे हैं, तो उस केस में रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आपका जो आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो है, या आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो है, उसका मैग्नीट्यूड भी बदलता है और डायरेक्शन भी बदलती है, और आप रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल नहीं करते हो। ऐसी कौन सी सिचुएशन है, जरा देखते हैं। मैं यहां पे दो सिचुएशन बता रहा हूं, ठीक है। देखो, सबसे बड़ी दिक्कत अपने को यही होती है कि इन टर्म्स में से ये पहचानना कि कौन सी टर्म प्रेजेंट होगी, कौन सी टर्म एब्सेंट होगी। बस अगर आप ये पहचानना सीख गए हो तो कहानी बड़ी आसान है। तो अभी तक हमने बहुत सारी सिचुएशन को देख लिया है। अब हम एक दो सिचुएशन और बची हैं जिनको हमें और समझना है। खासकर एक सिचुएशन जो अभी तक हमने नहीं देखी है, वो कौन सी है? वो है आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या फिर आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जिसका मैग्नीट्यूड भी बदल जाए और डायरेक्शन भी बदल रही हो। तब इनमें से कौन सी टर्म प्रेजेंट होगी? मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो ये तो आएगी आएगी भाई, डायरेक्शन भी इसकी बदल रही है तो ये टर्म आएगी कि नहीं आएगी, ये मुद्दा है। इसको अपने को सोचना है, ठीक है, इसके ऊपर अपने को समझना है। तो मैं एक बार फिर से एक बार सबको इकट्ठा कर देता हूं और फिर इस सिचुएशन के ऊपर भी डिस्कस करता हूं। जरा देखिए, अभी तक हमने ये देखा कि ये टर्म कब आती है। ये टर्म के लिए दो सिचुएशन अभी तक मैं बता चुका हूं। कौन कौन सी दो सिचुएशन बता चुका हूं? या तो मेरी रेफरेंस एक्सिस रोटेटिंग हो तब ये टर्म आएगी, या फिर इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, सिर्फ डायरेक्शन बदले, तब ये टर्म अपीयर होती है। अदरवाइज ये टर्म अपीयर नहीं होती है। इसका मतलब अगर आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बट चेंज इन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बट चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में बदलाव है, मैग्नीट्यूड मेरा कांस्टेंट है, तो उस केस में ये टर्म अपीयर होगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है कि ये टर्म कब आएगी। ये टर्म तो इसके लिए तो कोई मुद्दा ही नहीं है ना, ये तो जब भी मैग्नीट्यूड वेरी होगा तो आएगी। अपने को ये टर्म सोचनी है, तो ये कब आएगी? जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, डायरेक्शन में बदलाव हो, ये टर्म आएगी। दूसरा, जब रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस खुद रोटेट कर रही होंगी तब भी आपका बनेगा। एक और केस है, क्या होगा अगर मैं मैग्नीट्यूड को एंड डायरेक्शन को वेरी कर दूं, एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग, इसका मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है और इसकी डायरेक्शन भी वेरी कर रही है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कैसे देखें? इसका मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है और डायरेक्शन भी वेरी कर रही है, उस केस में कैसे देखें? सबसे बेहतर तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हमें ये टर्म आएगी कि नहीं आएगी ये सोचना होगा, क्योंकि ये टर्म तो पक्का आएगी क्योंकि मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। इस टर्म के बारे में कैसे हम डिसाइड करें? ऐसे केस में ये देखा करो, क्या मैं रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल कर सकता हूं? अगर आपके पास रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल करने की चॉइस है तो आप करो। ऐसा कब कर पाओगे? ऐसा तब कर पाओगे जब आपका कोई रिजिड बॉडी है और उसके ऊपर एक और रिजिड बॉडी है, दोनों ही मोशन में हो, दोनों ही एक तरह से, जैसे पहली रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है और उसके ऊपर एक और बॉडी है जो रोटेट कर रही है, तो रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल यहां पे कर सकते हो, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट कई बार क्या होता है दोस्तों, कई बार आप ऐसा कर नहीं पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो, बी के रेस्पेक्ट में, वो बंदा रोटेट कर ही नहीं रहा होता। वो बंदा या तो फिक्स्ड होता है या फिर वो ट्रांसलेशनल मोशन में होता है, लीनियर मोशन में होता है। तो ऐसे केस में आप उसको रोटेटिंग कैसे मान लोगे? तब बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी आपको। ठीक है, जरा देखिए कैसे। मैं यहां पे दो सिचुएशन ले रहा हूं, तो ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है दोस्तों, ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। ये सिचुएशन आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगी, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं।
अब अपने को ये पहचानना है कि मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है और डायरेक्शन भी वेरी कर रही है, उस केस में ये टर्म आएगी कि नहीं आएगी, ये बस मुद्दा है, इसको जरा सोचना है। यहां पे अब मैं दो सिचुएशन ले रहा हूं, जरा देखिए दोस्तों, दो आइसोलेटेड पार्टिकल है, एक ए है और एक बी है, इनमें कोई कनेक्शन नहीं है। एक बॉडी का मोशन दूसरी बॉडी के मोशन को डिसाइड नहीं कर रहा, उसको अफेक्ट नहीं कर रहा। एक मान लीजिए ऐसे जा रहा है और एक मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा बी पॉइंट है, ये मान लीजिए मेरा ए पॉइंट है, ठीक है। एक आपका इधर जा रहा है, एक मान लीजिए आपका इधर जा रहा है, ऐसे सर्कुलर रोटेट कर रहा है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं ये कह सकता हूं आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो ये है, ये टाइम के साथ ना सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, इसकी डायरेक्शन भी बदल रही है, इसकी डायरेक्शन भी बदल रही है और इसका मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। तो क्या अब यहां पे हमें ओमेगा वाली टर्म लिखनी चाहिए? ये जो ओमेगा वाली टर्म आएगी, आएगी क्या यहां पे जो, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो ये वाली टर्म आएगी कि नहीं आएगी, ये देखना है अपने को। बी मेरा एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि बी की जो रेफरेंस एक्सिस होंगी वो रोटेटिंग कैसे लोगे आप? ट्रांसलेटिंग ले सकते हो भाई, ठीक है। इसको आप ट्रांसलेटिंग ले लो, इसके बी की रेफरेंस एक्सिस को। अब मेरा बी जो है वो ट्रांसलेट कर रहा है, अब मुझे देखना है कि ये टर्म आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है, ये टर्म आएगी कि नहीं आएगी। तो ऐसे केस में ये जो टर्म है ये एब्सेंट होगी, बेशक आपका मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है टाइम के साथ। ये जो लेंथ है इसका मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा और इसकी डायरेक्शन भी वेरी कर जाएगी, क्योंकि अगले इंस्टेंट पे ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो डायरेक्शन आपकी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा। ऐसे केस में ये टर्म, खासकर ये ओमेगा वाली टर्म नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहां पे ए और बी का जो मोशन है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, कोई उनमें कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर मैं एक और केस ले लेता, एक और केस जरा देखिए, ऐसा है और वो केस कुछ इस तरह का है। ये पॉइंट मेरा मान लीजिए बी है और ये फिक्स्ड है, और ये पॉइंट मान लीजिए मेरा ए है, या यहां पे कोई स्लाइडर लगा देता हूं, उसको मैं ए बोल देता हूं। यहां पे मेरे पास एक स्लाइडर लगा हुआ है जिसको मैं ए बोल रहा हूं, ठीक है, और ये मेरा पॉइंट बी है। और मान लीजिए मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं। अब जरा देखिए क्या होगा, कैसा होगा अगर मैं बी क्योंकि मूव तो कर नहीं रहा, तो मैं इसको ट्रांसलेटिंग भी मान सकता हूं, मैं इसको रोटेटिंग भी मान सकता हूं। मान लीजिए मैंने इसको ट्रांसलेटिंग मान लिया, मैंने इसकी रेफरेंस एक्सिस को रोटेटिंग माना ही नहीं, मैंने माना कि इसकी रोटेटिंग एक्सिस फिक्स्ड है भाई, ठीक है, वो आपकी रोटेट नहीं कर रही है। तो ऐसे केस में देखो, ऐसे केस में देखते हैं ये टर्म आएगी कि नहीं आएगी, ये वाली टर्म ओमेगा वाली टर्म आएगी कि नहीं आएगी। अब जरा देखो यहां पे ए का जो मोशन है ना, इस स्लाइडर का जो मोशन है वो बी पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों। रिजिड बॉडी के ऊपर एक और रिजिड बॉडी आ गई है, तो बी किधर रोटेट कर रही है वो ए के मोशन को अफेक्ट करेगी। इसका मतलब यहां पे कनेक्टिविटी है, इसकी रोटेशन इधर है बी का, मतलब रोड के जिसके ऊपर बी पॉइंट है, बी इस ऐसे रोटेट कर रहा है कि ऐसे रोटेट कर रहा है, इसके मोशन को वो अफेक्ट करेगा। और अगर ऐसे केस में अगर मोशन को अफेक्ट करेगा तो ये ओमेगा वाली टर्म अब आएगी, ये वाली टर्म अब आएगी। बेशक यहां पे भी मैग्नीट्यूड बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रही है टाइम के साथ, आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट, दोनों ही केस में मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रही है। आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रही है। लेकिन एक केस में क्या होगा, अगर आप बी की रेफरेंस एक्सिस को दोनों ही केस में कैसे मान रहे हो, ट्रांसलेटिंग मान रहे हो, मान लीजिए रोटेटिंग नहीं मान रहे हो, ट्रांसलेटिंग मान रहे हो, तो इस केस में तो ओमेगा वाली टर्म नहीं आएगी, इस केस में ओमेगा वाली टर्म आएगी। क्योंकि यहां पे इसका जो रोटेशन है, बेशक आपने इसके एक्सिस को ट्रांसलेटिंग मान लिया, फिक्स्ड मान लिया है, रोटेटिंग नहीं मान रहे हो, तो इसकी जो ओमेगा आएगी वो इसको अफेक्ट करेगी। इसका जो रोटेशन है, बी का जो मोशन है वो ए को अफेक्ट कर रहा है, वो समहाउ कनेक्टेड है, जबकि यहां पे नहीं कनेक्टेड है। तो यहां पे तो इंडिपेंडेंट मोशन है, तो यहां पे अगर बी मेरा ट्रांसलेटिंग ले रहे हो और ये मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रहा है, तो ओमेगा नहीं बदलेगा भाई, ध्यान, ये ओमेगा वाली टर्म नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा का कोई मीनिंग ही नहीं है। कैसे दिखाओगे आप? यहाँ पे एक बंदा अलग जा रहा है, एक बंदा अलग जा रहा है, दोनों में कोई कनेक्टिविटी थोड़ा ना कि भाई उसका कोई ओमेगा है कि वो चीज ओमेगा रेडियन पर सेकंड से मूव कर रही है। यहाँ पे तो चलो रोड कनेक्टेड है, इसका मोशन इसको अफेक्ट कर रहा है, तो अगर आपने इसको ट्रांसलेटिंग मान भी लिया तब भी ये ओमेगा वाली टर्म यहाँ पे अपीयर होगी। और इस केस में अगर इसको रोटेटिंग ही मान लेते तो कहानी खत्म है। तो इस कंडीशन को समझिए कि जब भी ये सिचुएशन आ जाए तो आप पहले तो चेक किया करो कि क्या मैं बी की एक्सिस को रोटेटिंग मान सकता हूं। यहां पे देखो बी को रोटेटिंग मान सकते हो रोड के साथ, तो मान लो भाई, फायदे में रहोगे। यहां पे नहीं मान सकते हो बी को, क्योंकि बी रोटेट करेंगे ना, बी तो एक पार्टिकल है और ये केवल एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो पार्टिकल का रोटेशन कहां से देखेंगे हम लोग? मतलब पार्टिकल, ये लीनियर मोशन है पार्टिकल का, तो रोटेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता यहां पे। तो यहां पे आपको ट्रांसलेटिंग रेफरेंस एक्सिस लेनी पड़ेगी।
अब क्योंकि यहां पे पार्टिकल है, इनमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है, आपस में कोई एक दूसरे के मोशन को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, और आपने इसको ट्रांसलेटिंग भी मान लिया है, बेशक इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही बदल रही हैं, ये ओमेगा वाली टर्म नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। ओमेगा वाली टर्म तब आती है जब आपकी कोई कनेक्टिविटी हो इस सिचुएशन में, क्योंकि बाकियों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने को यहां पे सबसे बड़ी परेशानी आती है। तो जब भी आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही वेरी कर रहे हो, सबसे पहले तो ये देखा करो कि जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो क्या उसकी रेफरेंस एक्सिस को आप रोटेटिंग मान सकते हो। अगर तो मान सकते हो तो मान लो भाई। लेकिन ऐसे कई बार ये आ जाता है कि जो बी है वो पार्टिकल होता है, और पार्टिकल एक डायरेक्शन में ही जा रहा होता है। अगर वो एक डायरेक्शन में ही जा रहा होता है, लीनियर मोशन होता है, तो आप इसको रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस नहीं मान सकते हो आप इसकी। अगर इसकी रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस नहीं मान सकते हो तो फिर ये टर्म नहीं आएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आइसोलेटेड पॉइंट है। यहां पे आप मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते हो, आपके पास दोनों चॉइस है। अगर नहीं मानोगे तब भी ओमेगा की टर्म आएगी, और मान लोगे रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस तो ओमेगा की टर्म आनी है फिर तो पॉइंट को समझिए, ये दोनों को सिचुएशन को बिल्कुल अलग कर दीजिए, दोनों को बिल्कुल माइंड में ना बिल्कुल क्लियर रखिए। अब कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो उनसे आपको और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। जरा देखिए, एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं दोस्तों इसके ऊपर, ठीक है, एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उनसे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा ये आइडिया, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें हमने ये सिचुएशन देखी नहीं थी, अब हम इस सिचुएशन को भी हैंडल कर रहे हैं। तो जरा देखिए दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास दो एरोप्लेन हैं, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास दो एरोप्लेन हैं। ये मान लीजिए एरोप्लेन ए, और ये आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ऐसे जा रहा है। एक और एरोप्लेन है, मान लीजिए एरोप्लेन बी, एक और एरोप्लेन है एरोप्लेन बी, और ये जो है ये ऐसे ऐसे किसी सर्कल में या ऐसे कर्व में घूम रहा है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जिस इंस्टेंट पे मैंने इनको ड्रॉ किया है, उस इंस्टेंट पे इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है मान लीजिए 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अच्छा, ये जो है ये मान लीजिए 700 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और ये जो है ये 600 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। देखो दोनों में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, दोनों का मोशन इंडिपेंडेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मेरा बी प्लेन है और ये मेरा ए प्लेन है, दोनों का मोशन इंडिपेंडेंट है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, एक के ऊपर दूसरी बॉडी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 700 किलोमीटर से आ रहा है, ये 600 किलोमीटर से आ रहा है। अच्छा, जिस कर्व में घूम रहा है उसकी कोई रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप इसको बोल सकते हो, जरूरी नहीं है एक सर्कल ही हो पूरा, ये आगे चल के क्या बताए सीधा हो जाए, ठीक है। तो जो ये कर्व बना है इसकी कर्वेचर की रेडियस दे रखी है मान लीजिए 400 किलोमीटर, ठीक है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आपको ये बताना है एक तो ये क्या होगी, एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये दोनों ही आपको कैलकुलेट करनी है। ध्यान रखना यहां पे कोई रिजिड बॉडी का कनेक्टिविटी नहीं है कि भाई दोनों ही पॉइंट एक रिजिड बॉडी पे लाई कर रहे हैं, या इनका एक का मोशन दूसरे को अफेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यहां पे, ठीक है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं। अब जरा देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग एक फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस ले लेंगे। चलिए मैंने यहां पे एक फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस ले ली, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ठीक है। अब क्योंकि ए जो है मैं इसको एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर लेता हूं फिलहाल, ये क्योंकि लीनियर मोशन में जा रहा है तो इसकी मैं आई कैप और जे कैप फिक्स ही कर देता हूं, ये ट्रांसलेटिंग ले लेता हूं भाई, ये आई कैप है, ये जे कैप है, और ये रोटेट नहीं कर रहा भाई, ठीक है। तो इसकी रेफरेंस एक्सिस को तो रोटेटिंग नहीं मानूंगा मैं। और यहां पे जो बी का है, बी की रेफरेंस एक्सिस फिलहाल यहां पे दिखा रहा हूं मैं, और मैं मान रहा हूं कि बी खुद रोटेट कर रहा है, तो यहां पे उसकी रेफरेंस एक्सिस भी रोटेट कर रही है टाइम के साथ। आप खुद सोचिए, इसका जो पायलट होगा वो सामने देख रहा होगा, तो सामने वाले को मान लीजिए वो जे कैप बोल रहा है, तो इधर वाले को क्या बोलेगा फिर, आई कैप बोलेगा। तो जैसे जैसे वो अपना चेहरा घुमाएगा उसका जे कैप बदलता रहेगा तो आई कैप भी बदलता रहेगा। इसका मतलब यहां पे आप रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल कीजिए, यहां पे ट्रांसलेटिंग का इस्तेमाल कीजिए। पॉइंट को समझिए दोस्तों कि यहां पे रोटेटिंग मैंने क्यों लिया है और यहां पे ट्रांसलेटिंग क्यों लिया है, ठीक है। थोड़ा ईजी रहेगा यहां से चीजों को समझना। चलिए अब जरा देखिए, आई होप आपको समझ आया कि रोटेटिंग का इस्तेमाल यहां पे कैसे हम करते हैं, आइसोलेटेड पार्टिकल के केस में रोटेटिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब यहां पे एक और चीज देखना, अगर मैं आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की बात करूं, बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में, तो ना सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बदल रहा है, इसकी डायरेक्शन भी बदल रही है, ठीक है।
मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, इसकी डायरेक्शन भी बदल रही है। तो अब अपने को ये देखना है कि अगर मैं कोई एक रिलेशन लिखूं, क्या वेलोसिटी ऑफ बी लिख रहा हूं, सोचिए एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए रिलेटिव। यही लिखोगे भाई एक्सप्रेशन। अब जरा देखिए, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो ये टर्म तो नॉन जीरो होगी भाई, ये टर्म तो आएगी क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड, इसकी डिस्टेंस जो है बदलेगी टाइम के साथ। ये टर्म बनेगी कि नहीं बनेगी, ये मुद्दा है, ये टर्म अपने को अब सोचना है। इसमें आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो है ये वेरी कर रही है, मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है और डायरेक्शन भी वेरी कर रही है। अगर तो ऐसा होता कि सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता, सिर्फ डायरेक्शन बदलती इसकी, तो ये टर्म आती, या फिर रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस होती तब भी आती। बट प्रॉब्लम यह है कि यहां पर रेफरेंस एक्सिस रोटेटिंग नहीं है। दूसरी बात, ये इसका मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है, डायरेक्शन वेरी कर रही है। तो अब कैसे सोचें इसको? अब जरा देखिए, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? क्या एक का मोशन दूसरे के मोशन को अफेक्ट कर रहा है? ना, दोनों ही आइसोलेटेड हैं दोस्तों। तो ऐसे केस में, और आप ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, और ए की रेफरेंस एक्सिस कैसी है? ट्रांसलेटिंग। तो ये टर्म नहीं आएगी भाई, इस टर्म को हटा दो। ये टर्म कब आती है बताओ? जब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही वेरी कर रहे होते हैं। तो ये टर्म कब अपीयर होती है? तो ये टर्म तब अपीयर होती है जब आपका जिसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो वो बेसिक ट्रांसलेटिंग है, वो बेसिक ट्रांसलेटिंग रेफरेंस एक्सिस में है, बट उसका जो मोशन है वो दूसरे को भी अफेक्ट कर रहा है, उसकी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तब आप ये टर्म लिख सकते हो। अदरवाइज ये टर्म को नहीं लिखोगे, समझ आया? अदरवाइज ये टर्म को नहीं लिखोगे। फिलहाल इस केस में आप देखिए, दोनों आइसोलेटेड हैं भाई, दोनों का अपना मोशन इंडिपेंडेंट है और ये ट्रांसलेटिंग है। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही वेरी कर रही हैं, बट ये ट्रांसलेटिंग है और इंडिपेंडेंट है उसके मोशन के। तो ये टर्म हम नहीं लिखेंगे। तो अब आप क्या लिखोगे बताओ जरा? अब आप यहां से लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी। तो एब्सोल्यूट तो इसके रेस्पेक्ट में मेजर होगी भाई, तो वो क्या होगी बताओ जरा? 600 किलोमीटर पर आवर जे कैप की तरफ जा रहा है। तो इसको मैं 600 को किस में लिख लेता हूं? मीटर पर सेकंड में लिख लेता हूं भाई, ठीक है। और जे कैप ये मेरी पास होगी वेलोसिटी ऑफ बी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए। ए की एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितनी है? 700 इंटू 1000 डिवाइड बाई 3600 प्लस क्या बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए रिलेटिव। तो यहां से आप रिलेटिव वेलोसिटी ये निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो आएगा, इसको आप अगर इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा 600 माइनस 700, तो माइनस 100 बन जाएगा, माइनस 100 किलोमीटर पर आवर जे कैप, माइनस जे कैप की तरफ आएगा भाई। 100 किलोमीटर पर आवर तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी ए के रेस्पेक्ट में बी की। सही है भाई, आई होप आपको समझ आया, लेकिन वो माइनस जे कैप की तरफ आएगी। तो ये तो बड़ा आसान था भाई। अब देखते हैं बी के रेस्पेक्ट में। तो उसके लिए मुझे एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव। अब आप बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, तो आप देख सकते हो कि जो आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो आएगा, जो ये लेंथ बनेगी, ये आपकी मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रही है, और आपने इसको रोटेटिंग ले रखा है। तो रोटेटिंग ले रखा तो टेंशन ही खत्म होगी, ये टर्म आएगी फिर। और ये तो पहले से ही आ रही है, ये वाली टर्म तो पहले से ही आ रही है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो इसका मतलब ये टर्म तो आएगी। ठीक है, अब ये टर्म भी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इसने आपने रोटेटिंग ही रेफरेंस एक्सिस ले ली ना, ये खुद अपना चेहरा बदल रहा है, कर्व में मूव कर रहा है। तो कर्व में मूव कर रहा है तो इसका चेहरा जो है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो फिर हमने रोटेटिंग ही मान लिया, रोटेटिंग मान लिया तो ये टर्म आएगी, फिर तो सोचना ही नहीं कुछ, यहाँ पे तो टेंशन ही खत्म होगी। तो अब आप बताइए क्या बनेगा? उसके लिए अपने को ओमेगा निकालना पड़ेगा भाई। आप बोलोगे सर इसका ओमेगा क्या आएगा? ओमेगा कैसे निकालोगे? आप जानते हो कि ये जो वेलोसिटी है ये इस इंस्टेंट पे इधर की तरफ है 600। तो अगर मैं इसको मीटर में लिखूं तो ये मेरी टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगी। और टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है? रो इंटू ओमेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 400 इंटू 1000 इंटू ओमेगा, ये होता है दोस्तों। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी टेंजेंशियल इक्वल टू रो ओमेगा। तो यहां से 1000 से 1000 कट गया मेरा, ठीक है, 2 जीरो यहां से गई, ये 2 बना, ये 3 बना, ठीक है। तो क्या बन गया 3/2 इंटू 3600, ये मेरे पास ओमेगा आ गया रेडियन पर सेकेंड में, ठीक है। तो अगर मैं फर्दर इसको देखूं तो ये ओमेगा की वैल्यू 1/2400 आ गई। एक बार देख लीजिए भी सही लिखा है मैंने, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बस, बाकी सब ठीक है, ठीक है।
तो अब जरा देखिए, और ओमेगा की वैल्यू किधर आएगी बताओ जरा, आई कैप इधर, जे कैप इधर है, तो के कैप बाहर की तरफ होगा, लेकिन ये ऐसे जा रहा है तो ओमेगा माइनस के कैप की तरफ आएगा। तो अब आप बताइए वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए इज 700 इंटू 1000 डिवाइड बाई 3600। मीटर में रखा करो भाई ऑलवेज, मीटर पर सेकेंड। और ये किधर की तरफ है? जे कैप की तरफ है, क्योंकि ये जो है एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे हम लोग, फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही आइए फिर वेलोसिटी ऑफ बी बताइए, वेलोसिटी ऑफ बी क्या बनेगी? 600 इंटू 1000 डिवाइड बाई 3600, और ये क्या बन जाएगा? ये भी आपका जे कैप की तरफ हो जाएगा। प्लस बताइए ओमेगा क्रॉस, ओमेगा की वैल्यू क्या है बताइए? ओमेगा की वैल्यू 1/2400 माइनस के कैप, ये है मेरा ओमेगा। ओमेगा क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में बतानी है भाई, नहीं पोजीशन बतानी ना, आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी है? 4000, और किधर की तरफ है? माइनस ऑफ आई कैप की तरफ है। ठीक है भाई, एक बार देख लो। प्लस क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव, ये अपने को निकालनी है भाई, ये तो अपने से पूछा है ना। ठीक है, ए विद रिस्पेक्ट टू बी पूछा है, तो जरा देखिए इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 100 इंटू 1000 डिवाइड बाई 3600 जे कैप। इसको अगर इधर लेके आओगे तो ये बनेगा, और इधर बताओ ये दोनों के कैप क्रॉस आई कैप, माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, और के कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा? जे कैप हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बनेगा? 4000 डिवाइड बाई 2400, 4000 डिवाइड बाई 2400, और ये बन जाएगा जे कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव। ठीक है, तो अब जरा देखिए क्या बन गया, इसको मैं इधर ले आता हूं, तो ये बन जाएगा 100 इंटू 1000 अपॉन 3600 माइनस 4000 अपॉन 2400। ठीक है, और दोनों ही जे कैप की तरफ आ जाएंगे। ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव। अब इसको अगर आप सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लो। इसका एलसीएम जो है वो आ जाएगा 7200 इसका एलसीएम आ गया, और यहाँ पे 200 इंटू 1000 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12000, 12 इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो 1000 को कॉमन ले लो, 200 माइनस 12 88 अपॉन 7200। ठीक है, तो ये दो यहाँ से कट गया भाई, और ये आपका क्या आ गया? मीटर पर सेकंड से आ गया। ठीक है, इसको किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो भाई। कैसे करोगे? इसको 1000 से डिवाइड कर दो, 3600 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो कर ही देते हैं इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दो और 1000 से डिवाइड कर दो, तो 3 जीरो तो ये कट गई भाई यहाँ से, 36 दूने 72, और ये तो ये कितना आ गया? 44 किलोमीटर पर आवर। एक बार जरा देख लीजिए भाई। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन बस ठीक हो, बाकी सब मेरे ख्याल से ठीक है भाई। तो जरा देखिए दोस्तों कि कैसे हम इस सिचुएशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल ली, v इक्वल टू आर ओमेगा करके, v इक्वल टू रो ओमेगा हमने ये सर्कुलर मोशन में देखा है। ठीक है, तो रो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई है रेडियन पर सेकंड में। उसके बाद क्या करेंगे बताओ जरा? ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो भाई अब। ठीक है, तो ओमेगा क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो है 4000 मीटर है, माइनस आई कैप की तरफ। ठीक है, और ए की वेलोसिटी हमने यहाँ पे लिख दी, बी की यहाँ पे लिख दी, और मेरे ख्याल से ठीक है। कैलकुलेशन एक बार देख लो भाई, यहाँ पे 100 ठीक है ये, और यहाँ पे ये क्या बनेगा? ये बनेगा 4000 और 2400, ये भी ठीक है भाई, एलसीएम आ गया, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, तो अब जरा देखिए ध्यान से। अच्छा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी जे कैप की तरफ, ये आपका जे कैप की तरफ बनेगा भाई। तो इसका मतलब है जब आप ये निकालोगे तो ये आएगा 44 किलोमीटर पर आवर जे कैप। ठीक है, तो इसका मतलब है जो मेरी रिलेटिव वेलोसिटी है वो आपकी दोनों केस में वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या फिर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ऑपोजिट इसलिए नहीं है बिकॉज ये जो बंदा है ये आपका रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस में है, और इस केस में ओमेगा की टर्म आएगी भाई। ठीक है, ये टर्म आएगी, लेकिन जब आप इसके लिए लिख रहे हो तो ये टर्म नहीं आएगी। बेशक मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है और डायरेक्शन भी वेरी कर रही है, आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है, डायरेक्शन में ये ट्रांसलेट कर रहा है, और ये इंडिपेंडेंट मोशन है। तो इस केस में आपको थोड़ा सा समझना होगा। अब जरा देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए एक और सिचुएशन देख लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन जरूर एक बार आप देख लीजिएगा भाई। ठीक है, एक और सिचुएशन देखिए भाई, एक और सिचुएशन देख लेते हैं। इसके ऊपर एक और सिचुएशन देख लेते हैं। जरा सोचिए
सोचिए मेरे पास यहां पे एक कोई पॉइंट है और उसके साथ कोई इस तरह की, या मे बी, जरा देखिए दोस्तों, ये मेरे पास कोई पॉइंट है इस तरह का और यहां पे एक रोड लगी हुई है और ये पॉइंट फिक्स्ड है। यहां पे एक पाइप डला हुआ है, स्लाइडर डला हुआ है, ठीक है, और यहां पे एक और जो है वो ऐसे है। ठीक है भाई, ये रोड है और यहां पे ये रोड जो है स्लाइडर के साथ फिक्स्ड है। अंदर वाले पाइप के साथ फिक्स नहीं है स्लाइडर, अंदर वाले पाइप इधर वाले पाइप पे स्लाइड कर सकता है और यहां से इसका कनेक्शन फिक्स्ड है इसके साथ। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये यहां पे और ये यहां पे है और ये आपको दे रखा है कि ये जो डिस्टेंस है ये है 0.4 मीटर और ये भी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की ये भी आपको दे रखी है 0.4 मीटर और आपको ये दे रखा है कि ये जो है ये आपका 2 रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रहा है, 2 रेडियन पर सेकंड से ये इस तरफ आ रहा है। ठीक है, आपको ये गिवन है, आपको इसका ओमेगा बताना है कि इसका क्या ओमेगा होगा, ओमेगा नॉट की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, आपको ये बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, जरा देखिए दोस्तों, ये पॉइंट है मेरा ए, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं और इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं। अब सबसे पहले बीसी को देखते हैं, रोड बीसी को देखते हैं, क्योंकि बीसी पे ये बी पॉइंट भी मूव नहीं कर रहा है और सी पॉइंट भी मूव नहीं कर रहा है, तो एक काइंड ऑफ रिजिड बॉडी के ऊपर ही दोनों पॉइंट आ गए हैं। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ये तो बहुत पहले वाला केस है जो हम काफी पहले पढ़ चुके हैं। इसमें तो 2 पॉइंट रिजिड बॉडी पे लाई कर रहे हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स्ड है, केवल डायरेक्शन बदल रही है। अगर ये रोटेट करेगी तो इसकी डायरेक्शन जो है आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी पहले इधर था, वो बाद में इधर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब आपका मूव करेगा तो ये एक सर्कल में ऐसे मूव करेगी, ये जो बी पॉइंट है ये एक सर्कल में ऐसे मूव करेगा। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी लिखूं तो आप यहां पे लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी रिलेटिव। अब जरा यहां पे देखिए, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी रिलेटिव, ये तो 0 आएगी। क्यों 0 आएगी भाई? क्योंकि मैग्नीट्यूड ही वेरी नहीं कर रहा इसका। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इस टर्म की, ये टर्म प्रेजेंट होगी भाई। क्यों प्रेजेंट होगी? क्योंकि मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है इसका बट डायरेक्शन बदल रही है, तो इसलिए आपको ये टर्म अपीयर होगी। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी लिखूं, अच्छा एक फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस भी ले लेता हूं भाई, आई कैप जे कैप, इसका भी मैं आई कैप इधर ले लेता हूं, जे कैप इधर ले लेता हूं, और ये ट्रांसलेटिंग नहीं मानना, ना ही रोटेटिंग मान रहा हूं मैं इसको। ठीक है, ट्रांसलेटिंग मान सकते हो, ट्रांसलेटिंग का मतलब फिक्स्ड को भी ट्रांसलेटिंग ही बोलते हैं भाई। ठीक है, आई कैप इधर जे कैप इधर, रोटेटिंग नहीं मान रहा हूं मैं यहाँ पे, मानने की जरूरत ही नहीं, वैसे भी ओमेगा की टर्म आ ही रही है, अपने को पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है इसको आप फिक्स्ड मान लो। तो अब आप बताओ इसको लिखोगे कैसे? वी बी, वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो अपने को कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी ऑफ सी जो है वो तो आपका 0 ही हो गया भाई, तो फिक्स्ड पॉइंट है। ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या है? आई कैप इधर है, जे कैप इधर है, तो ये हो जाएगा माइनस के कैप 2 माइनस के कैप क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, सी के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन, तो 0.4 इधर जाओ, 0.4 इधर जाओ, तो आप बताओ क्या लिखोगे इसको? 0.4 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप, ये आएगी भी वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या आ गई बताओ जरा? वेलोसिटी ऑफ बी आ गई है मेरे पास 0.8 के कैप क्रॉस आई कैप इज माइनस जे कैप, क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ है ना, और यहाँ पे के कैप क्रॉस जे कैप इज माइनस आई कैप, और एक और माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये प्लस बन जाएगा 0.8 आई कैप। एक बार देख लीजिए भाई सही लिखा है क्या? तो मेरे पास वी बी आ गया भाई, मेरे पास बी पॉइंट की वेलोसिटी आ गई है। अब मुझे क्या करना है? मुझे अब ए बी रोड को देखना है। अब ध्यान से देखिएगा, अब सिचुएशन अलग हो गई है भाई। अब क्या सिचुएशन है जरा देखिए, ये मेरे पास फिक्स पॉइंट है, ये मेरे पास एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये मेरे पास एक रोड है, ये पॉइंट है ए, यहां पे स्लाइडर लगा हुआ है, यहां पे मेरा स्लाइडर लगा हुआ है, और मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी पता है, इस बी पॉइंट की वेलोसिटी पता है, बी पॉइंट की हमने ये वेलोसिटी निकाल ली है। लेकिन अब मैं पुराने वाले रोड को एक बार के लिए नहीं देख रहा हूं, मैं इसके मोशन को देख रहा हूं, इसकी फ्रीक ये ओमेगा रेडियन पर सेकंड से नीचे आ रहा है। अब जरा देखिए यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, जब आप इसको रोटेट करोगे नीचे की तरफ तो इसकी जो पोजीशन है, जो ये लेंथ है, ये भी वेरी करेगी और ये एक ही डायरेक्शन में वेरी करेगी। कंस्ट्रेंट लग गया इसके ऊपर, इसके मोशन पे इसका मोशन डिपेंड है,
या अब आई होप आपको समझ आया। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे इसके एक्सिस को मैं रोटेटिंग ले लूंगा, और जिस इंस्टेंट पे आप एनालाइज कर रहे हो, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एनालाइज कर रहे हो ना, उस इंस्टेंट पे इसका आई कैप और इसका जे कैप कोइंसिडेंट ले लो इसके साथ, सो दैट कोई दिक्कत ना आए। और ये रोटेटिंग मानूंगा भाई, इसके एक्सिस को मैं रोटेटिंग मानूंगा। मैं मानूंगा कि ये रोड की तरफ ऑलवेज आई कैप रहेगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो आएगा वो ऑलवेज मेरा क्या रहेगा, आई कैप की तरफ रहेगा। फिलहाल इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या वैल्यू है इसकी, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 0.4 आई कैप। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो 0.4 और आई कैप की तरफ है। ध्यान रखना जब रोड रोटेट करेगी तो इसका आई कैप भी रोटेट करेगा। इसका मतलब ओमेगा नॉट जो फ्रीक्वेंसी है, जो एंगुलर स्पीड है, वो आपकी आई कैप जे कैप की हो जाएगी। ठीक है, तो अब जरा अगर मैं इसको लिखूंगा तो अब मैं कैसे लिखूंगा, वी बी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, वी ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए रिलेटिव। अब सुनिए, ये भी टर्म आएगी, ये भी टर्म आएगी भाई। ये टर्म इसलिए बिकॉज रोटेटिंग एक्सिस ले लिया, और ये टर्म इसलिए बिकॉज मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग ये है कि इसकी जो डायरेक्शन आएगी, मुझे नहीं पता ये क्या आएगी, किस रेट से ये बदल रहा है, मुझे इसके बारे में हालांकि जानकारी है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या किस रेट से बदल रहा है ये, बट मुझे ये पता है कि ये आई कैप की तरफ होगा ऑलवेज, क्योंकि ये ऑलवेज अलोंग द रोड मूव करेगी, बी अलोंग द रोड मूव करेगी, तो ये जो वेलोसिटी आएगी ऑलवेज आई कैप की तरफ आएगी। अब जरा देखिए, आपने वेलोसिटी ऑफ बी पहले से निकाल रखी है, इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकाल रखी है बी की। तो इसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक कंपोनेंट इधर है और एक कंपोनेंट इधर है, नीचे की तरफ है। तो अब आप बताइए, जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में जो आएगी, वो तो केवल ये वाला कंपोनेंट ही आएगा ना भाई, अलोंग द रोड ही तो देखोगे आप, क्योंकि बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में तो अलोंग द रोड ही नजर आएगी ना भाई, क्योंकि आपने यहां पे रोटेटिंग एक्सिस ले लिया है, तो ये डायरेक्शन ऑलवेज आई कैप रहेगी, चाहे रोड रोटेट कर जाए बेशक। तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बी की वेलोसिटी जो है वो ए के रेस्पेक्ट में क्या है, ये तो खुद रेस्ट पे ही है, तो बी की जो वेलोसिटी बनेगी वो क्या बन जाएगी बताओ, 0.8 आई कैप। ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.8 आई कैप बन जाएगी। पॉइंट को समझिए भाई, माइनस वाला कंपोनेंट क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि मैं अलोंग द रोड वाला कंपोनेंट देखना चाह रहा हूं, इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में अलोंग द रोड, ठीक है, वो मेरे पास ये आ जाएगा। अच्छा, वीबी की वैल्यू क्या है, वीबी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी तो ऑलरेडी हमने निकाल ली है, माइनस 0.8 जे कैप प्लस 0.8 आई कैप इज इक्वल टू वी ए। वी ए मेरा 0 हो गया। ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट माइनस के कैप क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये है 0.4 आई कैप एंड प्लस दिस। आई होप आपको समझ आया ये। तो अब आप तो इजीली इसको सोल्व कर सकते हो, 0.8 जे कैप प्लस 0.8 आई कैप इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, 0.4 ओमेगा नॉट के कैप क्रॉस आई कैप, ये बन जाएगा माइनस जे कैप प्लस 0.8 आई कैप। जरा देखिए दोस्तों, तो 0.8 आई कैप तो हट गया मेरा, ठीक है, और यहां से अगर आप जे कैप माइनस को माइनस से हटा दो तो ओमेगा नोट की जो वैल्यू आएगी वो 2 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। तो आप देखिए, इसमें हमने यहां पे इस रोड के लिए हमने रोटेटिंग एक्सिस का इस्तेमाल किया, क्योंकि आप ए के रेस्पेक्ट में बी को देख रहे हो, तो एक ही एक्सिस को रोटेटिंग ले लिया, जबकि सी को नहीं लिया हमने, क्योंकि सी को लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सी के ऊपर जो पॉइंट है वो दोनों ही फिक्स्ड है। अगर इस रोड के ऊपर देखोगे तो 2 पॉइंट है सी एंड बी, और दोनों ही पॉइंट आपके फिक्स्ड हैं, उनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, उनमें रिलेटिव मोशन है बट डिस्टेंस वेरी नहीं कर रही है। यहां पे आपकी डिस्टेंस भी वेरी कर रही है, जब ये रोटेट करेगा तो ये जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच की वो भी वेरी करेगी, डायरेक्शन भी वेरी करेगी। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा हो, डायरेक्शन भी वेरी कर रहे हो, तो हमेशा रोटेटिंग के रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखा करो। तो यहां पे आप रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम ले सकते हो तो मजे आ गए बस। अगर यहां पे नहीं ले पाते फिर इश्यू क्रिएट हो जाता। आई होप आपको समझ आया। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी दोस्तों, तो इसके ऊपर थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे, सो दैट आपको थोड़ा और इसकी अंडरस्टैंडिंग बने, खासकर ये रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस कब लेनी होती है और उससे आप वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करोगे। ये अगर आप समझ गए हो तो फिर कहानी जो है बिल्कुल आसान हो जाएगी, ठीक है। तो एक और एपिसोड इसके ऊपर देखेंगे क्वेश्चंस का, जिसमें हम रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस को लेकर चलेंगे, एंड उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।